हेलो दोस्तों। आज की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं कॉमर्स पे। और हम शुरू करते हैं अपनी जो वेरी फर्स्ट सेक्शन है अकाउंटिंग से। सबसे पहले इसका देखते हैं मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज़ की प्रोसेस है? ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। हम कैसे अपने खातों में, कैसे अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, उसकी जो प्रोसेस है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। इसे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। यहाँ पर सिर्फ एक ही की टर्म है जिसे कहते हैं प्रोसेस। समझेंगे आखिर प्रोसेस है क्या, प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से। सर या आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसको कहते हैं हिंदी में पहचान। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है या मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। हिंदी में बोले तो क्या ये ट्रांजैक्शन मौद्रिक है या मौद्रिक नहीं है। क्यों ये पहचान करते हैं? क्योंकि हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने खातों में या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें, जिन्हें हम मौद्रिक रूप में परिभाषित कर सकें। बहुत सारी ऐसे घटनाएं होती हैं या बहुत सारे ऐसी लेन देन होते हैं, लेन देन तो नहीं कहते हैं लेकिन इवेंट्स बोलते हैं हम बिजनेस में, जो बहुत ज़रूरी होती हैं लेकिन वो मौद्रिक नहीं होती हैं, इस वजह से हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप बोलोगे मौद्रिक और गैर मौद्रिक का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो मौद्रिक होता है, जैसे राम से माल खरीदा, 50,000 रुपए का, ये मौद्रिक है, रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ। आप बोलोगे गैर मौद्रिक इवेंट्स कौन सी हैं? ट्रांजैक्शंस तो गैर मौद्रिक बहुत कम बहुत नहीं होती, लेकिन गैर मौद्रिक इवेंट्स होती हैं, जैसे कि व्यापार में कर्मचारियों की संख्या। ये खातों में कहीं नहीं लिखी जाती। खातों में क्या लिखा जाएगा? कर्मचारियों की सैलरी जो होती है वो खातों में लिखी जाती है, क्योंकि हम उसे मौद्रिक टर्म्स में उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। वो मौद्रिक रूप है उसका कि कितना वेतन जाएगा कर्मचारियों का। लेकिन जो कर्मचारियों की संख्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन ये मौद्रिक नहीं है, इसलिए हम इसे अकाउंटिंग में नहीं ले सकते और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोसेस में वो होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि हमें अपने जो व्यवहार है, जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये मौद्रिक हैं या नहीं है। तो फर्स्ट सबसे प्रोसेस हो गई आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद जो आती है वो आती है रिकॉर्डिंग। उसको बोलते हैं अभिलेखन। हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, शुद्ध वाली हिंदी, तो मैं इंग्लिश ही यूज कर पाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश मिला के अभिलेखन। अभिलेखन क्या है? एक बारी हमने डिसाइड कर लिया
आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन या इवेंट है, वो मौद्रिक है या नहीं। उसके बाद जैसे ही हमें दिख जाएगा कि हाँ ये मौद्रिक है, तो हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जो भी हम अपनी एंट्री कर रहे होते हैं जर्नल में या किसी भी बुक्स में, उसको वो होता है रिकॉर्डिंग। जब हम अपनी एंट्री पुट कर देते हैं अपने सिस्टम में, अपने रजिस्टर में, अपनी बहियों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब हम अपने बिजनेस में बहुत तरीके के ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, आप माल खरीदते हो, माल बेचते हो। खरीदना एक अलग तरह का ट्रांजैक्शन है, बेचना एक अलग तरह का ट्रांजैक्शन है, खर्चों का पेमेंट करना एक अलग तरह का ट्रांजैक्शन है, टैक्स का पेमेंट करना एक अलग तरह का ट्रांजैक्शन है। तो इतने सारे, आप बहुत ही सारे अलग अलग तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे होते हो, काफी जगह सारे लिखे होते हैं। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारी इवेंट्स को हम वर्गीकृत करके लिखें, उनको क्लासिफाई करके लिखें। सारी परचेज को एक तरफ करें, सारे सेल्स को एक अलग लिखें, सारे एक्सपेंसेस को अलग। तो ये जो स्टेप होती है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग में जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो वहां पर स्टेप आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग जानते हो? जब हम अपने लेजर से, सॉरी, जब हम अपने जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये प्रोसेस होती है पोस्टिंग। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से ये होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन एक तरीके से हेडिंग्स में बढ़ जाती है। जैसे हम किसी एक तरह की चीजें एक हेडिंग के अंदर रखते हैं, और जैसे हम अपनी शेल्फ को मेंटेन कर रहे होते हैं कि सारी फाइल्स अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलेटेड मैटर की हैं, वो एक तरफ रखी होती है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। इस तरह से उसको क्लासिफाई करके रखते हैं। तो एंट्रीज काफी सारी, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो उन सारी एंट्रीज को फिर हम क्लासिफाई करते हैं, उनको पोस्ट करते हैं लेजर में। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पोस्टिंग खतौनी होती है या जर्नल होती है। और नेक्स्ट जो स्टेप आती है, वो आती है समराइजिंग। इसको बोलते हैं, ये क्या होता है सर? सारांश क्या होता है? हम कैसे सारांशीकरण करते हैं, कैसे समराइज कैसे करते हैं? तो समराइजेशन का जो प्रोसेस है, वो आता है एक, जब हमारा पीरियड एंड हो रहा होता है, हमारे साथ काफी सारी ट्रांजैक्शन है, हमने उनको क्लासिफाई करके लिख रखा है, लेकिन हम उन्हें एक समरी व्यू में नहीं देख सकते, क्योंकि हमें क्या अलग अलग दिखना पड़ेंगे। हमें चाहिए कि एक, हमें पूरा जो आई वर्ड व्यू चाहिए अपने बिजनेस का, हमको देखना है कि अगर हम सारे एक होल व्यू देखें तो हमें कैसा नजर आएगा। तो ये जो समराइजिंग होती है, ये प्रोसेस बिल्कुल लास्ट में, ये होता है अपना फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या, पहले जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, पी एंड एल बनता है, एंड बैलेंस शीट। तो ये जो हमारी तीन चीजें हो गई, एक तो तलपट, लाभ हानि खाता, और फिर चिट्ठा। ये पार्ट हो गया समराइजेशन का। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है कि समराइजेशन के बाद क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
ये जब अब आप सोच रहे होगे कि बैलेंस शीट बन गया, फाइनल अकाउंट्स बन गए, अब क्या करना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन है, अगर आपको सही से यूज करना है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये प्रिपरेशन का होता है, हम यहाँ पर बुक्स लिख रहे होते हैं, और ये जो पार्ट होता है ये यूज हो रहा होता है, मतलब कि हम यहाँ पर बुक्स को यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना तो ली, लेकिन अब हमें उनको एनालाइज करना है और समझना है। इंटरप्रिटेशन एक तरह से क्या है कि एनालाइज करके उनको समझना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर हम उसको कंपेयर करें अलग अलग चीजों से, कि हमने अगर इतना रुपया लगाया तो कितना हमको लाभ हुआ, या फिर किसी और बिजनेस से कंपेयर करें कि वो तो सेम बिजनेस कर रहा है, 10,000 रुपए लगा के 1,000 कमा रहा है, हम 10,000 लगा के 200 ही कमा रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस हो गया, और हम इसको बहुत बहुत तरीके होते हैं जिनसे हम टूल्स बोलते हैं जिन्हें एनालिसिस के, वो यूज कर रहे होते हैं। इसमें और भी जैसे रेशियो एनालिसिस होता है अपना, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, बेंचमार्किंग हो गई। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या अपने खातों से, या अपनी बहियों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा आखिर बिजनेस चल कैसा रहा है, हमारे बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है, कितनी संपत्तियां लगी हुई हैं, कितने दायित्व हैं, कितने खर्चे पड़े हुए हैं, कितने खर्चे देने हैं, पिछली बार कितना खर्चा था, इस बार कितना खर्चा हुआ। तो इन सारी चीजों को जब हम रिलेट करके देख रहे होते हैं ना, कि पिछली बार तो एक किसी चीज पे 10,000 का खर्चा हुआ, लेकिन इस बार 15,000 का खर्चा हो गया, ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया, तो ये चीज होती है एनालिसिस, और फिर हम उसको समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में जो आता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि उन लोगों को बताना जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखने का मतलब रुचि रखने से नहीं है, इंटरेस्ट रखने का मतलब आपके बिजनेस के अच्छा चलने और खराब चलने से किस जिनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कोई बंदा है जिसने आपके बिजनेस में पैसे लगाए हैं, अब उसको तो ये फर्क पड़ेगा ना कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब, तो वो तो ये जानने की कोशिश करेगा ना। तो लास्ट में ये जो कम्युनिकेशन वाला स्टेप है, ये यही बताता है कि हमको ये जो भी कुछ अपने अकाउंट्स हैं ये कम्युनिकेट करने हैं उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में। इंटरेस्टेड का मतलब कि जिनके ऊपर फर्क पड़ने वाला है हमारे बिजनेस के अच्छे या खराब होने से। तो फर्क किस पे पड़ेगा, जिसने पैसा लगाया है, या जो पैसा लगाने जा रहा है, या किसी का कोई माल बेच रहा है, आपको खरीद रहा है, और उसका आपके ऊपर पैसा आ रहा है, उधारी है, तो उन लोगों के ऊपर। तो ये होता है कि कम्युनिकेट करें हम यूजर्स को, तो इन लोगों को यूजर्स बोलते हैं। गवर्नमेंट्स भी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस ले रही होती है, तो उस पर भी फर्क पड़ता है, उसको टैक्स मिलने हैं, नहीं मिलने हैं, कितने मिलने हैं, तो वो भी आपके अकाउंट्स देखना चाहेगी कि आपकी सेल्स कितनी है, उस हिसाब से आपको कितना टैक्स देना चाहिए, इनकम कितनी है, कितना टैक्स। तो ये सारे लोग यूजर्स कहलाते हैं। तो हमें इन लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो भी अपने अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो प्रोसेस नहीं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, वो हम इन लोगों को कम्युनिकेट करके चलेंगे। ये एक प्रोसेस हो गई अपनी अकाउंटिंग की। अब हम देखते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, जो डिस्कस किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। क्या है ये डबल एंट्री सिस्टम, क्यों है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्या कोई सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। तो हम यही देख रहे हैं कि आखिर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो
सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आपने शायद देखा हो, ज़्यादातर जितने भी सर्राफे की दुकानें होती हैं, काफ़ी सारी जगह वो लाल कलर की किताब रखे होते हैं जो बही होती है उनकी, उसमें वो सारे ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, वो सिंगल एंट्री यूज़ कर रहे होते हैं। और जितने भी आपके कोई भी शॉपकीपर हो गया, कोई भी दुकानदार हो गया, जो जिस तरह से वो अपनी मर्जी से जो लिख रहे हैं ना, वो सब सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है, ये बस ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए लिख लिया जाता है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना। खाते बनाते हैं लोग जनरली। तो सिंगल एंट्री सिस्टम सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम तो एक पर्टिकुलर ऐसी चीज होती है जिसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं और वो ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं, वो सिस्टम होता है। यहाँ पर अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव तो है कि हम अपनी जो भी उधारी है या जो भी ट्रांजेक्शन है उनको याद रखें, लेकिन वहाँ कोई प्रोसेस नहीं है, वहाँ अलग अलग कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वर्क कर रहा हो कि हम इस रूल से काम करेंगे या इस प्रिंसिपल से काम करेंगे, ऐसे चलेंगे नहीं। जिसको जैसे मन आता है वो लिख देता है, वो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ना आप लोग आपको सीखने की जरूरत है, ना किसी ने सिखाने की जरूरत है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये पहले हम इवोल्यूशन देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है सबसे पहले 1494 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर्मली रिटन, वेनिस में। क्या है इसकी कहानी? जो इटालियन और फ्रेंच जितना भी उधर साम्राज्य था, वहाँ जितने भी बिजनेसमैन थे, तो अभी भी मतलब कुछ विद्वानों का ये कहना था कि ये डबल एंट्री सिस्टम यूज तो पहले से हो रहा था 11वीं और 12वीं सदी से, लेकिन इसका कोई फॉर्मली रिटन पेपर नहीं था, किसी के पास ऐसा नहीं था कि यही सिस्टम है। लेकिन 1494 में वेनिस में एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन, क्या नाम था उनका? उनका नाम था ल्यूका पैचियोली। आप अगर सर्च करेंगे तो इनका नाम था लूका पैचियोली। अपने यहाँ मतलब काफी बार इनको ल्यूकस पैसियोली पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो करेक्ट ये है, ल्यूका पैचियोली। ये एक मैथमेटिशियन थे। उस टाइम कॉमर्स की ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन मैथमेटिक्स पहले से पढ़ी जाती है हिसाब। तो ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक अलजेब्रा की बुक लिखी थी, जो वहाँ के स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जानी थी, कहाँ? वेनिस में। उस बुक का नाम था सुम्मा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एथ प्रोपोर्शनलिता। ये एक बुक लिखी थी जो अलजेब्रा पे थी, और इस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में विस्तार से समझाया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। उनका कहना था कि कोई भी जब भी आप ट्रांजैक्शन हो रही है या आपके बिजनेस में कोई भी ऐसी घटना हो रही है जो मौद्रिक है और जिससे आपके बिजनेस से प्रभाव पड़ रहा है, तो उस हर लेन देन में, उस हर ट्रांजैक्शन में, उस हर व्यवहार में हमेशा दो पक्ष होंगे। वो कहते थे कि क्या होंगे, कितने होंगे? दो पक्ष होंगे, टू एस्पेक्ट्स होंगे। उन्होंने बोला था कि एक डेबिट और क्रेडिट, यानी कि हमेशा जितनी अमाउंट डेबिट हो रही होगी उतनी अमाउंट हमेशा क्रेडिट भी होनी चाहिए। ये उनका कहना था कि जितनी भी अमाउंट डेबिट हो उतनी अमाउंट क्रेडिट भी होनी चाहिए। ये कहते थे कि रात को किसी भी अकाउंटेंट को बिना अपना डेबिट क्रेडिट टैली किए सोना नहीं चाहिए, मतलब कि रात जब तक आपके डेबिट और क्रेडिट टैली ना हो जाए मत सो। कहने का मतलब ये था कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर रहेंगे एक ट्रांजैक्शन में, आपके लेन देन में। अच्छा, इसी यही जो मेन प्रिंसिपल है, ये मेन प्रिंसिपल होता है डबल एंट्री सिस्टम का, कि डेबिट और क्रेडिट होंगे ट्रांजैक्शन में और दोनों पक्ष बराबर होंगे। ये जो बेस है इसका इसका बेस एक बहुत ही सिंपल से समीकरण पे है। वो समीकरण कहता है कि असेट्स जो है आपकी वो बराबर होंगी हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये बेसिक
समीकरण है, इस समीकरण के बेस पे ही ये पूरा डबल एंट्री सिस्टम है कि असेट्स जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होंगी, तभी असेट्स कम होंगी या ज्यादा होंगी तो इधर भी कम या ज्यादा का फर्क पड़ेगा। तो हम यही एक बेसिक जो समीकरण है इसके हिसाब से पूरा डबल एंट्री सिस्टम बेस होता है और यही चल रहा होता है। लूका पैसियोली के बारे में अगर मैं बताऊं तो लूका पैसियोली जो थे ये कोलाबोरेटर थे लियोनार्डो दा विंची के। लियोनार्डो दा विंची, आप कहोगे ये लियोनार्डो दा विंची कौन है? ये वही बंदा है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। तो आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हो कि ये कोलाबोरेटर थे इनके, मतलब कि इनके साथ काम करते थे और लियोनार्डो दा विंची। ये एक इवोल्यूशन हुआ कि कहाँ से आखिर दोहरा लेखा पद्धति आई। अभी जो हमने ये सारी अकाउंटिंग पढ़ी है, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस डबल एंट्री सिस्टम में ही पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि अकाउंटिंग है और हम सिंगल एंट्री में भी यही सारी करें तो ऐसा सिंगल एंट्री में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। आप जब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे तभी आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस और ये सारे स्टेप मिल सकते हैं और तभी आप इन्हें प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो और तभी आपको अपने बिजनेस का एक ट्रू और फेयर व्यू, एक उचित दृश्य मिल पाएगा कि आप उसको ठीक से समझ पाएंगे कि हाँ बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, कितना खर्चे हैं, ये सारी चीजों को। सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते, वहां आपको इन्वेंटरी का भी नहीं मिलेगा अकाउंट, वहां आपको रिसीवेबल और पेबल का भी अकाउंट नहीं मिलेगा। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का सिंगल एंट्री सिस्टम तो पूरा का पूरा ही ड्रॉबैक है। एडवांटेज सिर्फ ये है कि सिंप्लिसिटी है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस बुक उठाओ और लिखना चालू कर दो। और अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए होगा, नहीं तो आपको अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आने चाहिए। तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम का जो हमने समीकरण बताया था कि ये हमारा असेट्स जो होती हैं इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर एक सिंपली आप इसको याद रख सकते हो कि असेट्स जितनी होती हैं वो डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंसेस क्रेडिट होता है। अब दोहरा लेखा प्रणाली में एंट्री करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है और वो ये होती है कि हम क्लासिफाई करके रखें अकाउंट्स को। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि उसके बेस पर ही हम अपनी एंट्रीज को आगे डाल पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन एक ये बहुत ही बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, ये अकाउंट्स लेवल पे नहीं है, ये एक ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन है। क्या होता है कि हम बांट देते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको, या तो वो असेट्स के होंगे, ठीक है, या फिर लाइबिलिटीज के होंगे, ठीक है, या तो वो एक्सपेंसेस होंगे और या फिर इनकम्स होंगे। तो जो एक बहुत ही क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये है, जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें करना ही करना पड़ेगा। यहीं पर से आपका जो गोल्डन रूल ऑफ एंट्री है वो भी बन जाएगा। जैसे ये असेट्स और एक्सपेंसेस हैं, इनका जो ये जो डेबिट होते हैं, वहीं लायबिलिटीज और इनकम जो होती हैं ये क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये याद रखना पड़ेगा आपको डबल एंट्री के साथ साथ, बहुत जरूरी है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सारा करके बताया था लूका पैसियोली ने।
अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एंट्री डालते हैं, जब हम एंट्री कर रहे होते हैं अपने डबल एंट्री सिस्टम में, तो हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है, कुछ निर्धारण करना पड़ता है। क्या होता है? while posting entry in double entry system, दो बहुत बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो पर्टिकुलर एंट्री है वो किस अकाउंट में जाएगी। तो पहले हमें क्या डिसाइड करना है? डिसाइड करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो डिसीजन हमें लेना है वो डिसीजन ये होगा कि वेदर टू डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, हमने जो है एक असेट्स खरीदी, मशीन। ठीक है, कितने की? 50,000 की। ओके। अब अगर ये एंट्री आपको पोस्ट करना है तो इसमें आप क्या डिसाइड करोगे? पहले तो अकाउंट डिसाइड करोगे, किस अकाउंट में जानी है। दूसरा डिसाइड करोगे डेबिट और क्रेडिट। ये दो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको पता है अकाउंट्स का जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जैसे ये जो हमने मशीन खरीदी है ये हमारी संपत्ति होने वाली है, तो हम इसको यहां से देखेंगे, इसको अकाउंट्स असेट्स में डालेंगे। ठीक है, और जब असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और असेट्स खरीदेंगे तो हम उसको एक बार और डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहां पर आपको दिख ही रहा है कि जब हम मशीन खरीदेंगे तो यहां पर कैश खरीदी है, क्या एंट्री होगी? जैसे मशीन जो आई, ठीक है, मशीन अकाउंट में हमने डाला, ये असेट्स के क्लासिफिकेशन में जाएगा, इसको हमने किया डेबिट और रुपीज हमें पता है 50,000। लेकिन जैसे ही आपने डेबिट कर दिया, अब आपको एक इसका करेस्पॉन्डेंस क्रेडिट तो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो अकाउंट्स है वो मिसमैच हो जाएंगे और जो डबल एंट्री सिस्टम है वो फॉलो ही नहीं होगा। तो आपने जैसे ही डेबिट किया, अब आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद से अपना माइंड लगाएं तो आपकी जो असेट्स है वो मशीनरी 50,000 से बढ़ जाएगी, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर आपकी कैश भी तो कम हो जाएगी ना 50,000 से। अब यहाँ पर आपकी जो मान लो असेट्स थी और यहाँ पर जो हमने ये फार्मूला बताया था लायबिलिटीज वाला प्लस कैपिटल, अब यहाँ पर अगर आप अब इसको इंक्रीज कर दोगे, इस साइड को इसको आपने इंक्रीज कर दिया तो ये तो कम रह जाएगा। अब इसको भी बराबर करने के लिए आपको एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा, तो या तो इसको भी आप इंक्रीज करो लायबिलिटी को, और अगर लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हो तो असेट्स को फिर से डिक्रीज करो। तो क्या करते हैं हम कि मशीनरी, अब यहाँ पर हम दूसरा पक्ष देखते हैं। दूसरा पक्ष यहाँ पर दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो कैश हो सकता है या फिर क्रेडिट हो सकता है। तो हम मानते हैं कि हमने मशीनरी खरीदी कैश में, तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट 50,000 का। तो ये जो है टैली रहेगा आपका, आपने मशीनरी से इसको इंक्रीज किया और कैश से इसको डिक्रीज कर देंगे, तो ये फिर से बराबर हो जाएगा अपना जो दूसरा पार्ट है उसके। तो ये था एक जो बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का वो। और कैसे हमने देखा, इसमें यहीं पर आपका जो गोल्डन रूल ऑफ एंट्री है वो भी बन जाएगा। अब ये असेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज इनकम क्रेडिट होते हैं। यहाँ पर दो चीजें और रह गई, वो होता है आपका लॉस
और इधर प्रॉफिट। तो ये आपका पूरा रूल हो गया। ये सारे डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। तो आप असेट्स क्लासिफिकेशन से भी जा सकते हो अपनी एंट्री बनाने के लिए, या फिर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है रिसीवर और गिवर वाली, वो सारे आप रूल लगा सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल ये है कि आपको जैसे ही कोई एंट्री दिखे, जैसे कि दिख गया आपको वेतन दिया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्लासिफाई करो कि आखिर वेतन क्या है। वेतन आपका खर्चा है, तो आप वेतन को यहाँ पर डेबिट कर दोगे। दूसरा आपका कैश है। अब कैश जो है जा रही है आपकी, यानी कि कम हो रही है। असेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, जब कम हो रही है यानी वो रिवर्स हो रही है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे हम। इस तरह से अगर आप एंट्रीज को अपने माइंड में रखेंगे तो जनरल एंट्री तो बहुत ही इजी हो जाएगी जनरल। तो ये एक पूरा हमारा टॉपिक कवर हो गया कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम हमने किया, और अकाउंटिंग का हमने इंट्रोडक्शन किया। ये पूरा का पूरा अपना टॉपिक कवर हो गया है अब। तो आगे आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या किसी तरह का सजेशन हो, कुछ भी कहना चाह रहे हो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो ख़राब लग रही हो ना, तो धड़ल्ले से डिसलाइक मारो, लाइक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। साथ के साथ अब मैं अपनी आगे की क्लासेस की बता दूं, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक उठाएंगे वो आएगा कंपनी अकाउंट्स। उसके बाद पढ़ेंगे शेयर एंड डिबेंचर्स। शेयर एंड डिबेंचर्स में जितना भी आता है वो इशू, फॉरफीचर एंड रिडेम्पशन। ओके, देन हम उठाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। फिर पकड़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो नेक्स्ट हम अपना कंपनी अकाउंट्स लेंगे, और अगले 2 दिन में इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ये मैं आप समझ लीजिए कि हर 2 दिन के बाद हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आप साथ में इसको पढ़ो, इसके साथ रिवाइज करो। और फेसबुक पे मैं इसके जितने भी हैं आपको लिंक शेयर करता रहूँगा क्वेश्चन एयर के लिए। जो भी टॉपिक कवर किया साथ में उसके क्वेश्चन एयर हम आपके साथ शेयर कर देंगे फेसबुक पे, या फिर आपके जितने भी मेरे पास कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगे मैं सबको शेयर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।